हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्धनम एकेडमी। और मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि पीजीटी का जो सिलेबस है 11th 12th के लिए, इस सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इस सिलेबस में स्पेशली जो सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हैं वो है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, और एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विषय है। 900, आप देखो यहाँ पे कितनी वैकेंसीज है, 997 वैकेंसीज हैं। और अच्छी खासी मात्रा में लोग होंगे जो कि इस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि इस बार जो बिहार ने वैकेंसी निकाली है इसमें इन्होंने 3 पार्ट्स में कर दिया। अकाउंटेंसी अलग कर दी, बिजनेस स्टडीज को अलग कर दिया, एंटरप्रेन्योरशिप की अलग वैकेंसी निकाली और इकोनॉमिक्स की अलग वैकेंसी निकाली। हालांकि इकोनॉमिक्स अपने आप में एक संपूर्ण सब्जेक्ट है और ये हमेशा से अलग ही रहा है, लेकिन कॉमर्स के छात्रों के लिए इस बार थोड़ी सी जो है वो असुविधा हुई है, क्योंकि अब उनको अलग अलग विषय में ही भरना है, किसी एक विषय में ही वो जो है भर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि नियम है, जो नियम है वो यही इस बार आया है नोटिफिकेशन में कि किसी एक ही विषय से आप 11th 12th के टीचर बन सकते हैं, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो और चाहे वो अर्थशास्त्र हो। तो फिलहाल आज की क्लास में बात करने वाले हम लोग इकोनॉमिक्स की, ठीक है, अर्थशास्त्र की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां पर कि आवेदन जो करने की तिथि है वो है 15 जून, और जिसको आप 12 जुलाई तक, आवेदन है 15 जून तक का, और 12 जुलाई तक आपको इसको अपना आवेदन संपूर्ण कर लेना है। टोटल वैकेंसी 1,70,000 के आसपास हैं, जिनमें से 1 से 5 तक लगभग 80,000, 9 से 10 तक लगभग 32,000 और 11 से 12 में लगभग 58,000 वैकेंसी के आसपास है, और इतनी वैकेंसी कम नहीं होती हैं। ठीक है, फिलहाल आपको यह पता होना चाहिए कि आप भारत के जो है निवासी हो, लेकिन बिहार राज्य के निवासी हो। भारत के निवासी होने से कार्य नहीं चलेगा, सिर्फ भारत के निवासी हम सभी हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बिहार राज्य का निवासी होना आवश्यक है। बिहार के बाहर के लोग जो है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपने कहा कि इसके अलावा जो आपके शैक्षिक योग्यता वगैरह है उसके बारे में अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो 997 वैकेंसीज हैं इनका मैं डिवीजन आपको बता दूं, तो डिवीजन में देखिए अनरिजर्व्ड अगर आप बात करेंगे, अनारक्षित, तो वो है 237, लेकिन अनारक्षित अगर महिला है तो उसके लिए 152 है। मतलब अनारक्षित जो है वो 237 सबके लिए है, और अगर अनारक्षित महिला है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, 152 सीट होगी। इसी तरीके से AWS 77 और महिला 18 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उसकी सीटें 119 है, लेकिन महिला वर्ग के लिए 60 सीटों को जो है रिजर्व किया गया है। पिछड़ा वर्ग की 78 सीटें हैं और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 40 हैं। आगे देखिए, अनुसूचित जाति के लिए 96 और अनुसूचित जाति अगर महिला है तो उसके लिए 60। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति तो 29 और अनुसूचित जनजाति महिला के लिए कोई सीट यहां पर नहीं है, लेकिन पिछड़े वर्ग की यदि महिला RF है तो बिल्कुल उसके लिए 31 सीटें यहां पर अवेलेबल हैं। तो ठीक ठाक वैकेंसीज हैं, कहा जाए तो इतनी वैकेंसी भी इतनी आसानी से कहां मिलती हैं। और इस बार अगर सरकार मेहरबान है तो आपको करना है सिर्फ अपनी योग्यता को साबित, क्योंकि योग्यता को जो साबित करते हैं वही हकीकत में ना वीर कहलाते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल वही आपको ध्यान रखना है। योग्यता देखिए, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, जिसमें आपका 50% अगर है तो बीएड के साथ चल जाएगा, बीएड, बीएड, बीएससी। अगर आपका पीजी 55% है तो आपका 3 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अगर आपने कर रखा है तो आपका चल जाएगा। यहाँ पे 3 ईयर प्रोग्राम होता है, इसमें बीएड दोनों होता है, तो अगर वो वाला आपके पास है तो फिर आपका पीजी 55 होना चाहिए। इसके अलावा बिहार सरकार का जो एस्टेट का पेपर होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए, पेपर 2, जो कि आपके सब्जेक्ट का होता है। आगे देखिए पेपर आएगा कैसे, तो 2 घंटे यहाँ पे 2 पेपर हैं। पहला है भाषा अर्हता, दूसरा विषय एवं सामान्य ज्ञान अर्हता है। 2-2 घंटे के 2 पेपर हैं। पहले पेपर में 100 सवाल 100 अंक के हैं, दूसरे पेपर में 120 सवाल 120 अंक के हैं। जो 100 सवाल आपकी प्रश्नों की संख्या है, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि पहला 25 जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश का कंपलसरी है। 75 क्वेश्चन में आप हिंदी भाषा, उर्दू भाषा या बांग्ला भाषा में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। अब यहां पे ध्यान दें तो आपने क्या कहा कि 25 क्वेश्चन इंग्लिश का आना अनिवार्य है, मतलब इंग्लिश को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इंग्लिश को आप छोड़ नहीं सकते। दूसरा, अगर आपका 100 जो है वो 180 क्वेश्चन, वो आपका 120 क्वेश्चन है, यहां पर 120 अंकों के हैं, और ये जो है ये भी पेपर 2 घंटे का होगा, जिसको 80 और 40 में डिवाइड किया गया है। तो जो 80 वाला पार्ट है आपका वो विषय पत्र है, मतलब जिस विषय में, जैसे कि यहां पर आप अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहा हूं,
तो अब अर्थशास्त्र के आपके 80 क्वेश्चन होंगे और इसके साथ साथ में 40 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके अलग से दिए जाएंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन होगा। सामान्य अध्ययन में आपका जो सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ये सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। मतलब सामान्य अवस्था में जीए की बात कर सकते हैं, जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे। जनरल बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको हर एक तरह का नॉलेज होना चाहिए कि बिहार की मूल जो है वो मूल क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, आखिर में बिहार क्यों फेमस रहा, और केवल बिहार का ही नहीं, इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में क्या क्या चीजें कब कब हुई। तो ये आपका बेसिक पेपर होगा 80 + 40, टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। ठीक है, और यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहले वाले पार्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है ना, पेपर पैटर्न आपका ऐसे होगा। देखिए आपको बता दूं कि फ्री यूट्यूब बैच भी हमारा अवेलेबल है। फ्री यूट्यूब प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस कराएंगे हम आपको, जितना हो सकेगा हम आपको कंटेंट बिल्कुल फ्री देने की कोशिश करेंगे। लेकिन 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 हमारे पेड बैचेस भी अवेलेबल हैं, जिसमें कॉन्सेप्चुअल डिटेल्ड होगी। अब देखिए जाहिर सी बात यह है ना कि सारा का सारा सिलेबस, सारी बातें पेड बैच में नहीं बता सकते हैं, इसलिए कुछ ऐसी भी चीजें होंगी, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, डिस्कशंस हैं, जो कि आपके पेड बैच में अवेलेबल होंगे। इसलिए कॉन्सेप्चुअल डिटेल्ड क्लासेस आपको पेड बैच में मिल जाएंगी। ठीक है, फिलहाल यूट्यूब पे भी हम अच्छी मेहनत करने वाले हैं आपके लिए। आपको बता दें कि कांटेक्ट नंबर आपके पास है 85778778 यही वो कांटेक्ट नंबर है। कांटेक्ट नंबर नहीं है बेटा, ये चाबी है, चाबी। इसी चाबी से खुलने वाला है आपका नौकरी का रास्ता। ठीक है ना, तो चाबी को नोट कर लो और अपने पास रख लो। ठीक है, बताएं आपको कि जो बिहार शिक्षक भर्ती 11th 12th इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या, अर्थशास्त्र का आखिर में सिलेबस क्या है, तो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात हम देखें सिलेबस को, अभी हम एनसीईआरटी पैटर्न पे लेके चल रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमें इंफॉर्मेशन जो प्राप्त होती है नोटिफिकेशन की, जिसमें कहा गया है कि एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, तो उसी पैटर्न पे हम आपको बता दें। पहला भाग जिसमें आपको कवर करना होता है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स होता है। सांख्यिकी अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको हम लोग कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, परिचय, आंकड़ों का संग्रह कैसे करते हैं, आंकड़ों का संगठन कैसे होता है, और आंकड़ों को प्रेजेंट कैसे करते हैं, जिसमें आप बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे आप केंद्रीय पर्वत की माप कैसे है, मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं, किस तरह से परिप्रेक्षण को हम लोग मापते हैं, और फिर उसका कैसे चीजों को लेकर के डिस्पर्जन लेकर के आते हैं, कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, सूचकांक क्या होता है, और इसके मेथड्स क्या होते हैं। तो जो पहला पेपर है वो आपका स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है, जिसमें आपको लगभग 9 चैप्टर्स कवर करने हैं एक एक करके। ठीक है, इसके बाद जो इसका खंड 2 है वो भारतीय अर्थशास्त्र के विकास को लेकर के है। भारतीय अर्थशास्त्र का विकास कहां से शुरू होता है, इंडियन इकोनॉमी पे हमारी सिचुएशन क्या है, इंडियन इकोनॉमी 1950-1990 के बीच में कैसे चली, 90 के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कैसे आता है, एलपीजी रिफॉर्म्स हम लोग कैसे करते हैं, फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भारत में कैसे हो रहा है, और अंतिम में ग्रामीण विकास। तो ये जो भारतीय जो पूरा का पूरा विकास रहा, जहां पर हम बात करेंगे कि जिस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना जो है वो भारत को सौंपा, जो है जो अभी सिंगोल जो है उसको सौंपते हैं वो नेहरू को, उसी समय क्या है आप देखिए पूरा हस्तांतरण हो रहा है। और इसी के साथ साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या नींव है, क्या स्थिति है, कैसे हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास 1990 में खाने तक नहीं बचता, 91 में 15 दिन के लिए हमारे पास रिजर्व बैंक जो है रिजर्व खाली हो चुका होता है। ये सारी कहानियों को हम बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे और बहुत बेहतर तरीके से हम लोग जानने वाले हैं इन सारी बातों को। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारा चैप्टर है, इसके बाद इसमें रोजगार देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट कैसे, ग्रोथ क्या है, किस तरीके से बढ़ेगा, अन्य मुद्दे कौन कौन से, जो कि किस तरीके से जो इन्फ्लेशन है, जो हमारा मुद्रास्फीति है, वो अनएम्प्लॉयमेंट को प्रभावित करती है। किस तरह से हम देखते हैं कि अगर मुद्रास्फीति नहीं है तो फिर रोजगार का भी होना भी मुश्किल है। सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर्यावरण पे किस प्रकार से आर्थिक एक दूसरे के बीच में संबंध क्या है, भारत और इसके पड़ोसी देशों के विकास का हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पड़ोसी देश आज भी वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां पर हम पहुंच चुके हैं वहां वो पहुंचने की सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें कैसे हुई, क्यों हुई। उसके बाद आपका जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करनी है, जिसमें परिचय और उपभोक्ता व्यवहार की बात करेंगे। उपभोक्ता किस तरह से जो है पदार्थों को लेकर के, प्रोडक्ट्स को लेकर के किस तरह से उसका बिहेवियर होता है, कब वो आगे जाता है, कब वो पीछे जाता है, और कब वो क्या करता है,
कब वो प्रोडक्ट्स को लेने की सोचता है, कब वो प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट करने की सोचता है, प्राइस के घटने पर प्रोडक्ट पर के सेलिंग पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, सप्लाई बढ़ाने पे क्या होता है, सारी बातों को सीखेंगे। प्रोडक्शन के और कॉस्ट को सीखेंगे, कॉस्ट का किस किस तरह की कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, सब प्रकार की लागत को सीखेंगे, उत्पादन को सीखेंगे। इसके अलावा देखेंगे किसी भी उत्पादक की 3 स्थितियां कौन सी हैं, जिन स्थितियों में वो जो है एक तरफ से आगे बढ़ता है, फिर स्टेबल होता है और फिर उसका जो है वो पतन होना शुरू होता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या होती है, परफेक्ट कंपटीशन। और जब हम मार्केट की बात करेंगे, बाजार संरचना की बात करेंगे, जिसको मार्केट इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, तो बाजार संरचना में कई प्रकार के बाजार हैं और हर एक प्रकार के बाजार में एक फर्म की स्थिति क्या होती है। ये सारी चीजें जो हमें स्टडी करना है, पढ़ना है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ना है। इसके बाद हमारे पास आएगा समष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें हम देखेंगे कि नेशनल इनकम किस प्रकार से है, आपका राष्ट्रीय आय का लेखांकन हमें करना है। हम देखेंगे किस तरह से राष्ट्रीय आय जो है वो हकीकत में आय ना होकर के वैल्यू है। ये सारे कॉन्सेप्ट, मुद्रा और बैंकिंग कैसे काम करता है, आय के रोजगार के निर्धारण क्या है, किस तरह से व्यक्ति की आय आ सकती है, गवर्नमेंट का जो बजट है वो कैसे बनाया जाता है, उसके क्या आने और जाने की क्या चीज व्यवस्थाएं हैं, और ओपन इकोनॉमी क्या है, खुली अर्थव्यवस्था की जब हम बात करेंगे तो वो सारी चीजें क्या है। तो ये सारा का सारा जो मैटर है वो आपको पढ़ाया जाएगा। आपके एग्जाम से पहले पूरा कोर्स खत्म होगा, एक एक चीज आपको बताई जाएगी, इतना इतना कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिस। फ्री यूट्यूब प्रैक्टिस है, मतलब प्रैक्टिस में भी कभी नहीं रखेंगे, थ्योरी भी पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे और आपका सिलेक्शन भी कराएंगे। करना क्या है, इस चाबी को आपको नोट कर लेना है, यही वो चाबी है जहां से आप सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यहां से आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ बातें आपको और बता दिया जाए। आप देखिए, लिखित परीक्षा है, एमसीक्यू पैटर्न पे होगा, आपको बताया गया नेगेटिव मार्किंग होगी, ध्यान दीजिएगा। एक ही विषय का चयन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। इस विषय में अगर आपने कोई शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है तो फिर वही सब्जेक्ट आप लेकर के चलेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि वैसे अभी तक होता नहीं था, लेकिन यह बड़ी अच्छी बात है कि पहली बार 11 12 या पीजीटी के लिए साक्षात्कार नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, आपको बस पेपर क्लियर करना है। एक बार आपने पेपर क्लियर कर लिया तो आप ये मान लीजिए कि आपका जो है वो सीधे आपको एडमिशन, नौकरी आपको मिल जानी है। स्वतंत्रता सेनानी के घर से अगर कोई है तो उसके लिए भी बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपके बाबाओं ने या फिर आपके जो है वो नानाओं ने लड़ा है, तो आपका कहीं ना कहीं हक है इस देश पर। और इस देश की जो है ना, उसी बात को ध्यान में रखते हुए 2% का 36 आरक्षण आपको दिया जा रहा है, पोता पोती नाती नतनी सबको दिया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा, मैं तो बोलूंगा कि तारीफ की बात है कि जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान तक दे दी भारत देश के लिए, उन्हें भी कहीं ना कहीं इसका पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए और मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। इसके बाद देखिए आपको क्या है कि 2022-23 के आधार पर निर्गत जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जितने भी बनेंगे, उनकी जो डेट है वो 22 और 23 के बीच में होनी चाहिए। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जितना आपको पता होना चाहिए। फीस के लिए मैं आपको बता दूं कि एससी एसटी महिला दिव्यांग 200 रुपए ही जमा करना है, लेकिन यदि आप पुरुष हैं तो फिर आगे कुछ कहने की बात ही खत्म हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी बीसी है तो आपको 750 रुपए की फीस यहां पर सबमिट करनी है, ठीक है ना। तो किसी भी क्लास से आप बिलोंग करते हैं, सब कुछ आपका 750 है, अदरवाइज जो है वो 200 रुपए की फीस आपकी। न्यूनतम आयु सीमा जो है, आयु सीमा 21 वर्ष है, न्यूनतम मतलब 21 वर्ष से पहले आप भर नहीं सकते। आप ध्यान दीजिएगा कि अनरिजर्व्ड अगर अनारक्षित पुरुष में आप आते हैं तो 37 वर्ष अधिकतम उम्र है। इसके अलावा अगर महिला पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो 40 वर्ष है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष अगर है तो उसके लिए 42 वर्ष है, यानी कि एज रिस्ट्रिक्शन इस बार है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अभी जिस भी एज में है आप वहां से कोशिश करिए कि अगर आपका अंतिम पड़ाव चल रहा है तो यही वो मौका है। और इसके अलावा वो चाबी कहां से खुलेगी वो मैंने आपको बता दिया है। बस आपको क्या करना है, चाबी खोलना है, और चाबी एक बार आपने खोल लिया तो बस आपका ताला खुला। और जिंदगी जो चाबी नहीं खुलता, चाबी से ताला खोलना है, ताला खोला और उसके बाद आपके लिए सब कुछ हेड, ठीक है ना, जिंदगी बदल जाएगी। करना क्या है, वर्धनम एकेडमी के साथ बने रहना है, क्योंकि हम कर रहे हैं मेहनत आपके लिए। मिलते हैं फिर आगे।